हेलो फ्रेंड्स, पिछले 3-4 दिनों से मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और फ्रेंड्स, अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं हुई है, लेकिन अब मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, आज से मैं फिर से आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रियों के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और फ्रेंड्स, इस क्लास में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट क्लास में 3 टाइप के मंत्रियों के बारे में डिस्कस कर लिया था। कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मंत्री, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री। और आज की क्लास में हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यानी कि संसदीय सचिव के साथ अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, क्या मतलब होता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या फिर संसदीय सचिव का? तो आइए इस बात को मैं आपको समझाता हूं। अब फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें ब्लैक कलर के रेक्टेंगल में मैंने पार्लियामेंट यानी कि संसद को दर्शाया है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि संसद में बहुत सारे सदस्य होते हैं, ओके, और संसद में रूलिंग पार्टी के भी सदस्य होते हैं और दूसरी पार्टीज के भी सदस्य होते हैं। रूलिंग पार्टी यानी कि वो पार्टी जिसका बहुमत है लोकसभा में, रूलिंग पार्टी यानी कि वो पार्टी जिसकी सरकार है, ओके। रूलिंग पार्टी यानी कि वो पार्टी जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, यानी कि जिसके पास लोकसभा में 50% से ज्यादा सीटें प्राप्त हैं, ओके। तो रूलिंग पार्टी कौन सी पार्टी होती है? रूलिंग पार्टी वो पार्टी होती है जिसके पास लोकसभा में 50% से अधिक बहुमत प्राप्त है, ओके। और रूलिंग पार्टी यानी कि वो पार्टी जिसकी देश में सरकार है। तो जैसे यदि हम आज का एग्जांपल लें तो अभी देश में किसकी सरकार है? अभी देश में बीजेपी की सरकार है, यानी कि अभी बीजेपी हमारी रूलिंग पार्टी है। और बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टीज हैं उन सबको हम बोलेंगे अदर पार्टीज, यानी कि ये पार्टीज रूलिंग पार्टी नहीं है, इन पार्टीज की सरकार नहीं है, तो ये सब अदर पार्टीज है। तो अभी अदर पार्टीज में कौन सी आएंगी? तो अब किसी भी पार्टी का एग्जांपल लें, जैसे कि कांग्रेस, तो कांग्रेस क्या है? अभी अदर पार्टी है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इस डायग्राम में मैंने ब्लू डॉट्स में रूलिंग पार्टी के सदस्यों को दर्शाया है, यानी कि जितने भी ये ब्लू डॉट्स हैं ये रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, और जितने भी ग्रीन डॉट्स हैं यानी कि हरे कलर के डॉट्स हैं वो दूसरी पार्टीज के सदस्य हैं, यानी कि ये रूलिंग पार्टी के सदस्य नहीं हैं। अब फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब मान के चलिए ये जो मैं रेड कलर में एक कर्व बना रहा हूं, ये जो मैंने रेड कलर में एक कर्व बनाया, ये सब कौन है? ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि ये सब मंत्री परिषद हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और इसके अलावा डेप्यूटी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री। तो ये क्या है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, ओके। तो ये तो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे हम आम भाषा में सरकार भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो जितने भी मेंबर्स बचे हुए हैं, ये जितने भी मेंबर्स बचे हुए हैं रूलिंग पार्टी के, जो कि इस लाल सर्कल से बाहर हैं, ये सब क्या हैं? ये सब सिर्फ और सिर्फ सांसद हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनमें से कोई भी मंत्री नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, यदि मैं इस तरह से एक अलग से पिंक सर्कल और बना देता हूं, ओके। अब इस मान के चलिए इस पिंक सर्कल में जितने भी लोग हैं, इस पिंक सर्कल में जितने भी लोग हैं, ये सब कौन है? ये सब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, यानी कि ये सभी के सभी संसदीय सचिव हैं। तो संसदीय सचिव का मतलब क्या होता है? तो आप डायग्राम से देख के पता लगा सकते हैं कि संसदीय सचिव जो हैं यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो हैं वो रूलिंग पार्टी के सदस्य होते हैं, वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं, ओके। तो जो संसदीय सचिव या फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वो कौन होते हैं? वो रूलिंग पार्टी के सदस्य होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिंक सर्कल में जितने भी डॉट्स हैं वो सब ब्लू कलर के हैं, और ब्लू कलर के जितने भी डॉट्स हैं वो सभी रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या संसदीय सचिव सबसे पहले कौन होते हैं? सबसे पहले वो रूलिंग पार्टी के सदस्य होते हैं।
अब उसके बाद सवाल उठता है फ्रेंड्स कि इनका काम क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इनको किसी भी मंत्रालय का प्रभार नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य नहीं है। आप इस डायग्राम से देख के पता लगा सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद एक अलग बॉडी है और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वो उससे अलग हैं। तो जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यानी कि संसदीय सचिव हैं, उन्हें कभी भी किसी पूरे मंत्रालय का प्रभार नहीं दिया जाता है, उन्हें एक फुल मिनिस्ट्री का चार्ज नहीं दिया जाता है। तो इनका काम क्या है? तो इनका काम होता है कि ये संसद में, तो जैसे कि ये संसद है, ये संसद में मंत्री परिषद के सदस्यों की मदद करें, मंत्री परिषद के सदस्यों की हेल्प करें, मंत्री परिषद के सदस्यों को असिस्ट करें। ओके, तो संसदीय सचिव यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का क्या काम होता है कि ये मंत्री परिषद के सदस्यों को यानी कि मंत्रियों को, ये मंत्री परिषद के सदस्यों को उनके कार्यों में संसद में मदद करें। तो जैसे कि आप नाम से पता लगा सकते हैं, संसदीय सचिव यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, तो इनका काम ही ये है कि जो भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, ये उन मंत्री परिषद के सदस्यों को संसद में मदद करेंगे, ये मंत्री परिषद के सदस्यों को संसद में उनका काम करने में मदद करेंगे। ओके, अब फ्रेंड्स उसके बाद सवाल उठता है कि ये जो संसदीय सचिव यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, इनको ओथ यानी कि शपथ कौन दिलाता है? तो जो भी ये संसदीय सचिव यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, इनको ओथ यानी कि शपथ कौन दिलाता है? तो संसदीय सचिव यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भारत का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शपथ दिलाता है। ओके, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर करता है। ओके, सो फ्रेंड्स, संसदीय सचिव जो हैं, संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है। उसके अलावा उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ भी भारत का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिलाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमारे सामने सवाल उठता है कि क्या इस पोस्ट का यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या फिर संसदीय सचिव का जिक्र भारत के संविधान में किया गया है? ओके, तो अब हमारे सामने क्या सवाल है? अब हमारे सामने ये सवाल है कि संसदीय सचिव यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जिक्र भारत के संविधान में किया गया है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि संसदीय सचिव यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जिक्र भारत के संविधान में नहीं किया गया है, यानी कि ये जो पद है ये संवैधानिक नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टेट हाईकोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हाईकोर्ट्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यानी कि संसदीय सचिव के पद को असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। यानी कि स्टेट हाईकोर्ट्स का कहना है कि जो संसदीय सचिव का पद है यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद है, वो संविधान के खिलाफ है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कैबिनेट के बारे में। मैं आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाऊंगा और उसकी मदद से मैं आपको कैबिनेट को समझाने की कोशिश करूंगा। अब फ्रेंड्स, स्क्रीन पर पिंक कलर के रेक्टेंगल में मैंने मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डायग्राम बनाया है और इस पिंक रेक्टेंगल के अंदर जितने भी डॉट्स हैं, ये सभी के सभी डॉट्स क्या हैं? ये सभी के सभी मंत्री हैं, यानी कि ये सब क्या हैं? ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरी के मंत्री होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी के मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। उसके बाद कौन से होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और जिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट को स्वतंत्र प्रभार मिल जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और उसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेप्यूटी मिनिस्टर्स यानी कि उप मंत्री। ओके, तो हमारे पास 3 टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब फ्रेंड्स, कैबिनेट जो है उसमें चूंकि तीनों कैटेगरी के मिनिस्टर्स आते हैं तो कैबिनेट एक बहुत बड़ी बॉडी होती है। कैबिनेट में बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत ज्यादा सदस्य होते हैं। तो मान के चलिए, यहां पर हम सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि इस कैबिनेट में 70 मेंबर्स हैं। कितने सदस्य हैं? 70 सदस्य हैं। ओके, अब आप, सॉरी मैंने कैबिनेट बोल दिया, मुझे यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलना था यानी कि मंत्री परिषद। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद बोलना था। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद है उसमें 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स, यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ओके, उसके अलावा फ्रेंड्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी कि मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में चूंकि 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, इसलिए मंत्री परिषद एक बहुत बड़ी बॉडी होती है। मंत्री परिषद में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो यहां पर हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। तो मान के चलिए कि इस मंत्री परिषद में यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने सदस्य हैं? 70 मेंबर्स हैं, यानी कि 70 सदस्य हैं। अब मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तो जितने भी कार्यपालिका से संबंधित निर्णय होंगे, देश के जितने भी कार्यपालिक निर्णय होंगे, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होंगे, उनको कौन लेगा? उनको कार्यपालिका लेगी, यानी कि उनको एग्जीक्यूटिव लेगी। और भारत में कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव कौन है? तो भारत में कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद। ओके, तो भारत में कार्यपालिका कौन है? मंत्री परिषद। और मैंने आपको अभी बताया कि जो मंत्री परिषद है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। जैसे कि यदि हम इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में हमने माना है कि मंत्री परिषद में 70 सदस्य हैं, यानी कि 70 मेंबर्स हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स मान के चलिए कि यदि देश के लिए कोई पॉलिसी बनाई जानी है, यानी कि देश के लिए कोई नीति बनाई जानी है। ओके, तो अब क्या काम है? काम है देश के लिए पॉलिसी बनाने का, यानी कि नीति बनाने का। ओके, तो इस पॉलिसी से रिगार्डिंग जो डिसीजन होगा, इस पॉलिसी के संबंध में जो निर्णय होगा, उसको निर्णय को लेने से पहले क्या करना होगा? डेफिनेटली डिबेट करनी होगी। ओके, यानी कि वाद विवाद करना होगा। डिबेट के अलावा डिस्कस करना होगा, यानी कि कौन से इसके प्रावधान सही हैं, कौन से इसके प्रावधान गलत है। ओके, तो किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले मंत्री परिषद में क्या होगा? मंत्री परिषद में डिबेट होगी और डिस्कशन होगा, यानी कि उस पॉलिसी के, उस नीति के प्रावधानों के ऊपर वाद विवाद होगा और उसके अलावा चर्चा होगी कि इस पॉलिसी के, इस नीति के कौन से प्रावधान सही हैं और इस नीति के कौन से प्रावधान गलत हैं। अब आप एक बात बताइए फ्रेंड्स कि क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि 70 लोग, ओके, 70 लोग एक साथ बैठकर अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं? 70 लोग एक साथ बैठकर अच्छे से डिबेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि आप प्रैक्टिकली देखें तो इनमें से आधे सदस्य क्या करेंगे? इनमें से आधे सदस्य तो केवल चिल्लाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है। ओके, वो सिर्फ चिल्लाएंगे कि नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ये सही है। ओके, तो आधे सदस्य तो केवल हल्ला मचाएंगे। उसके अलावा कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो आपस में गप्पे मारने में लगे होंगे, वो सिर्फ क्या कर रहे होंगे? आपस में गॉसिपिंग कर रहे होंगे, एक दूसरे की चुगली कर रहे होंगे। उसके अलावा कुछ सदस्य केवल समोसा और चाय लेने में, पीने में व्यस्त होंगे। यानी कि यदि किसी भी, मैं केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मंत्री परिषद की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी भी बॉडी का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जब किसी भी बॉडी में बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं, तो वहां पर सही से चर्चा करना या सही से वाद विवाद करना लगभग असंभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सदस्य तो ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि वास्तव में चर्चा किस बात पे हो रही है। बहुत सारे सदस्य ऐसे होंगे जिनको देश के लिए पॉलिसी बनाने से बेटर लगेगा कि हम गॉसिप करें, हम गप्पे मारें। ओके, कुछ लोग अपने चाय समोसे में बिजी होंगे। तो कहने का सार है कि यदि किसी भी संस्था का, किसी भी बॉडी का जब आकार बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं, तो हेल्दी डिबेट और डिस्कशन यानी कि स्वस्थ वाद विवाद और चर्चा कर पाना संभव नहीं होता है। और जो बाकी के सदस्य हैं, जो सिंसियर हैं, जो बाकी के सदस्य हैं, जो सिंसियर हैं, जो वास्तव में चर्चा करना चाहते हैं, वो भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। ये लोग उनको भी डिस्टर्ब करेंगे और वो लोग भी सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे। और इससे क्या होगा? इससे हमारे देश का नुकसान होगा। हमारे देश का नुकसान क्यों होगा? क्योंकि यदि अच्छी पॉलिसीज नहीं बनेंगी, अच्छे निर्णय नहीं लिए जाएंगे, तो फिर हमारे देश की सारी जनता का नुकसान होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका हल क्या है? तो आइए अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। और इसका सॉल्यूशन है देश की कैबिनेट। ओके, सो फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद के अंदर से चुनकर ही एक और बॉडी बना दी जाती है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट। ओके, तो जैसे कि यहां पर इस डायग्राम में मैंने ब्लैक रेक्टेंगल में, ब्लैक कर्व में कैबिनेट को रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या है? ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है, ये है कैबिनेट। ओके,
सो ये ब्लैक रेक्टेंगल जो है वो क्या है, कैबिनेट। और जितने भी पिंक कलर के डॉट्स, जितने भी पिंक कलर के डॉट्स इस ब्लैक रेक्टेंगल के अंदर हैं, वो सब कौन है, वो सब कैबिनेट के सदस्य हैं, यानी कि वो सब कैबिनेट के मेंबर्स हैं। ओके, सो फ्रेंड्स क्या किया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद चूंकि एक बहुत बड़ा निकाय है, एक बहुत बड़ी बॉडी है, इसलिए उसी के अंदर में उसी में से चुनकर कुछ लोगों को कैबिनेट का हिस्सा बना दिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैबिनेट का हिस्सा कौन बनते हैं। ओके, तो ये जो पिंक कलर में डॉट्स हैं जो कि ब्लैक रेक्टेंगल के अंदर हैं, यानी कि ये जो कैबिनेट के सदस्य हैं, ये वास्तव में होते कौन हैं। तो अब फ्रेंड्स पिछली क्लास में मैंने आपको कैबिनेट मंत्रियों के बारे में पढ़ाया था, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन होते हैं, रैंक 1 मिनिस्टर्स होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं। तो जो एक कैबिनेट है, जो एक कैबिनेट बॉडी है, इसका हिस्सा सारे के सारे कैबिनेट मंत्री बनते हैं। ओके, तो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन सभी कैबिनेट मंत्रियों को एक साथ हम क्या कहते हैं, कैबिनेट। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन सबको एक साथ हम क्या कहते हैं, कैबिनेट। ओके, तो ये जो बॉडी कैबिनेट है, इस कैबिनेट का हिस्सा कौन होगा, इस कैबिनेट का सदस्य कौन होगा, तो देश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सभी इस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, वो सभी इस कैबिनेट का अंग बनेंगे। अब फ्रेंड्स देश के लिए जितनी भी पॉलिसीज बनाई जानी हैं, यानी कि देश के लिए जितनी भी नीतियां बनाई जानी हैं, उसके अलावा देश के लिए जितने भी डिसीजंस लिए जाने हैं, यानी कि देश के लिए जितने भी निर्णय लिए जाने हैं, उसके अलावा संसद के समक्ष जितने भी बिल रखे जाने हैं, यानी कि कौन कौन से जो बिल्स हैं, कौन कौन से जो विधेयक हैं, उन्हें संसद के समक्ष रखा जाना है, इस बात को डिसाइड कौन करता है, इस बात को डिसाइड कैबिनेट करती है। यानी कि देश के लिए पॉलिसी या नीति वास्तव में कौन बनाता है, कैबिनेट बनाती है। देश के लिए जितने भी निर्णय हैं, यानी कि डिसीजन है, उन्हें कौन लेता है, कैबिनेट लेती है। उसके अलावा संसद के समक्ष कौन कौन से बिल रखे जाने हैं, संसद के समक्ष कौन कौन से विधेयक रखे जाने हैं, वो कौन डिसाइड करता है, इसको डिसाइड कैबिनेट करती है। अब फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, कैबिनेट जो है वो एक छोटी सी बॉडी है, कैबिनेट में गिने चुने सदस्य हैं। ओके, तो कैबिनेट में बहुत कम सदस्य होते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यह है कि कैबिनेट में सदस्य बहुत कम होते हैं, और जब सदस्य कम होंगे तो सभी लोगों का ध्यान जो है वो मुद्दे पर होगा। यदि देश के लिए कोई नीति बनाई जा रही है, पॉलिसी बनाई जा रही है, तो सारे के सारे सदस्य क्या करेंगे, उस पॉलिसी पर, उस नीति पर चर्चा करेंगे, और वो प्रयास करेंगे कि उस पॉलिसी को, उस नीति को और अच्छा बनाया जा सके। ओके, उसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वो रैंक 1 मंत्री होते हैं। रैंक 1 मंत्री होने का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा बुद्धिमान मंत्री होते हैं। ओके, तो कैबिनेट में किसी को भी नहीं भर लिया जाता, कैबिनेट में केवल उन मंत्रियों को शामिल किया जाता है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ओके, तो जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो रैंक 1 मंत्री हैं, यानी कि उनका पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज्यादा सीनियर हैं। ओके, वो सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो अब जब ऐसे लोग देश के लिए निर्णय लेंगे, ऐसे लोग देश के लिए नीति बनाएंगे जिनके पास अच्छा अनुभव है, जो बुद्धिमान है और जो देश के लिए नीति बनाने के लिए सीरियस हैं, तो डेफिनेटली देश को अच्छी नीति और निर्णय मिलेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स देश के लिए जितने भी नीतियां हैं, निर्णय हैं और बिल्स हैं, उन्हें किसके द्वारा बनाया जाता है, उन्हें कैबिनेट के द्वारा बनाया जाता है। अब फ्रेंड्स कैबिनेट में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उन्हें सभी कैबिनेट मंत्रियों की सहमति से लिया जाता है। यानी कि जब सारे के सारे कैबिनेट मंत्री किसी मुद्दे पर सहमत होंगे तभी उस डिसीजन को, तभी उस निर्णय को लिया जाएगा। और फ्रेंड्स यदि एक बार कैबिनेट ने कोई निर्णय ले लिया तो यह मान लिया जाता है कि वो निर्णय पूरी की पूरी मंत्री परिषद ने लिया है। यानी कि यदि एक बार कैबिनेट ने कोई निर्णय ले लिया, एक बार पूरी की पूरी कैबिनेट ने कोई निर्णय ले लिया, तो अब यह माना जाएगा कि मंत्री परिषद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी सदस्यों ने इस निर्णय को लिया है। इस मंत्री ने भी इस निर्णय को लिया है, इस मंत्री ने भी, इस मंत्री ने भी, इस मंत्री ने भी, और सभी मंत्रियों ने इस निर्णय को लिया है। ओके, तो वास्तव में निर्णय कौन लेता है, वास्तव में नीतियां कौन बनाता है, वास्तव में संसद के समक्ष विधेयकों को कौन प्रस्तुत करता है,
है, कैबिनेट करती है। परंतु माना यह जाता है कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद ने, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मिलकर इस निर्णय को लिया है, इस नीति को बनाया है या फिर इस विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया है। यानी कि कैबिनेट के द्वारा लिया गया निर्णय पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का निर्णय अपने आप बन जाता है। यानी कि जो निर्णय कैबिनेट ने लिया है वो ये माना जाएगा कि उस निर्णय को पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया है। क्यों? क्योंकि यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आत्मा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सोल है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ, सबसे बुद्धिमान और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। इसलिए एक बार जो निर्णय कैबिनेट ने ले लिया उसे पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद का निर्णय मान लिया जाता है। अब फ्रेंड्स, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या कैबिनेट शब्द भारत के संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है? तो यदि हम बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की मूल प्रति की, यानी कि जब संविधान को बनाया गया था, जब संविधान को एनेक्ट किया गया था, ओके। तो यदि हम बात करें संविधान की मूल प्रति की यानी कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि जैसा हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस रूप में हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यदि हम संविधान की मूल प्रति की बात करें तो फ्रेंड्स संविधान की मूल प्रति में कैबिनेट शब्द का कोई भी जिक्र नहीं था, ओके। तो कैबिनेट शब्द का कोई भी जिक्र संविधान की मूल प्रति में नहीं दिया गया था। तो अब आप पूछेंगे कि सर फिर कैबिनेट कहां से आई, फिर हमने कैबिनेट को अडॉप्ट कैसे किया, क्योंकि कैबिनेट तो शुरुआत से ही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती कक्षाओं में बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली हमने कहां से अडॉप्ट की है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट की है, ओके। तो मैंने आपको शुरुआती कक्षाओं में बताया था कि संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हमने कहां से अडॉप्ट किया है, इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड में जिस तरह से संसद में प्रोसीडिंग्स होती थी वो सब कुछ भी हमने अडॉप्ट किया, ओके। और इंग्लैंड की परंपरा के अनुसार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है यानी कि मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद के अंदर एक और छोटी सी बॉडी होती है जिसे कैबिनेट कहा जाता है। और कैबिनेट पूरी की पूरी मंत्री परिषद के बिहाफ में, पूरी की पूरी मंत्री परिषद की तरफ से देश के लिए सारे निर्णय लेती है, नीतियां बनाती है और सारे के सारे विधेयकों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है, ओके। तो जैसा कि इंग्लैंड में होता था तो सेम टू सेम हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट कर लिया, ओके। तो भारत में कैबिनेट हमने कहां से अडॉप्ट किया, तो कैबिनेट की प्रणाली भी हमने भारत में ब्रिटेन की परंपरा से अडॉप्ट की। तो जैसा ब्रिटेन में होता था सेम टू सेम हमने भी वैसा ही अडॉप्ट कर लिया। तो भारत में कैबिनेट कहां से आया, तो ब्रिटेन में जो संसदात्मक शासन प्रणाली की परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था, वहां से हमने कैबिनेट को भारत में अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि ब्रिटेन में भी कैबिनेट होती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, तो हमने भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक कैबिनेट रखी जो कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद के बिहाफ में निर्णय लेगी। लेकिन फ्रेंड्स, बात यहां पर खत्म नहीं होती है। उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्या करता है कि आर्टिकल 352 की लैंग्वेज को चेंज कर देता है, अनुच्छेद 352 की भाषा को बदल देता है। और अब अनुच्छेद 352 की नई भाषा में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कैबिनेट वर्ड को जोड़ दिया, ओके। तो अब करंट स्थिति यह है कि कैबिनेट वर्ड जो है वो आर्टिकल 352 में दिया हुआ है, ओके। तो अब कैबिनेट वर्ड के पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है, यानी कि अब संविधान में कैबिनेट वर्ड को दिया गया है। अब फ्रेंड्स, कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए यानी कि कैबिनेट की मदद करने के लिए पूरा एक डेडिकेटेड ऑफिस होता है, यानी कि एक कार्यालय होता है। और इस ऑफिस को या इस डेडिकेटेड कार्यालय को हम कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट या फिर कैबिनेट सचिवालय। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट या कैबिनेट सचिवालय का क्या काम होता है कि वो कैबिनेट की यानी कि वो कैबिनेट को असिस्ट करे, यानी कि वो कैबिनेट की मदद करे, ओके। सो कैबिनेट सेक्रेटरीट या कैबिनेट सचिवालय का क्या काम होता है कि वो कैबिनेट को मदद करे, उनकी मीटिंग्स में उनकी मदद करे, ओके। तो कैबिनेट की मदद करने के लिए, कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए पूरा एक कार्यालय होता है डेडिकेटेड, जिसे हम कहते हैं कैबिनेट सचिवालय।
अब फ्रेंड्स, इस कैबिनेट सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटरीट का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं कैबिनेट सचिव। ओके, सो जो कैबिनेट सचिवालय का हेड है उसे हम क्या बोलेंगे, कैबिनेट सचिव या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, सो जो कैबिनेट सेक्रेटरीट का हेड है उसे हम क्या बोलेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर कैबिनेट सचिव। और फ्रेंड्स, जो कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर कैबिनेट सचिव होता है वो देश का सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है। ओके, तो ये कौन होता है, ये ऑफिसर देश का सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है, यानी कि सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है। तो जब आप लोग आईएएस ऑफिसर बनेंगे और उसके बाद जब आप लोगों की धीरे धीरे सीनियरिटी बढ़ती जाएगी और यदि एक समय ऐसा आता है जब आप देश के सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर बन जाएं, तो उस समय आपको भी कैबिनेट सचिव बनने का यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मौका मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, यहां पर फिर से ब्लैक रेक्टेंगल में मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद को दर्शाया है। तो ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है ये क्या है, मंत्री परिषद। अब चूंकि ये मंत्री परिषद है पूरा, तो इसमें तीनों कैटेगरी के मिनिस्टर्स होंगे, यानी कि कैबिनेट मंत्री प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और डेप्यूटी मिनिस्टर्स यानी कि उप मंत्री। अब फ्रेंड्स, ये जो लाल कलर में यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है ये कैबिनेट है, और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी के सभी किसमें हैं, वो सभी के सभी इस लाल सर्कल में लाल डॉट्स में मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर जितनी भी लाल डॉट्स हैं वो सभी कैबिनेट मंत्री हैं, और ये रेक्टेंगल क्या है, ये लाल कलर का रेक्टेंगल क्या है, ये कैबिनेट है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए ये जो सबसे पहला वाला लाल डॉट है जिसे मैंने ब्लैक कलर के सर्कल में बंद कर दिया है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके, तो ये कौन सा मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि ये वित्त मंत्री है। तो मान के चलिए ये जो पहला वाला रेड डॉट है जिसे मैंने ब्लैक सर्कल में बंद कर दिया है, ये कौन है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि ये वित्त मंत्री है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कोई ऐसा डिसीजन है, कोई ऐसा निर्णय है जिसे वित्त मंत्री द्वारा, जो कि वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है। ओके, तो वित्त मंत्रालय से रिलेटेड कौन कौन से निर्णय हो सकते हैं, तो जैसे कि किसी धन विधेयक को संसद में पेश करना। ओके, तो वित्त मंत्रालय से रिलेटेड कौन कौन से निर्णय हो सकते हैं, जैसे कि किसी धन विधेयक को यानी कि मनी बिल को लोकसभा में पेश करना। ओके, या फिर किसी फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक को संसद में पेश करना। ओके, सो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जो वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय से रिलेटेड हो सकते हैं। अब यहां पर एक मैं आपको एग्जांपल लूंगा, यहां पर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल की मदद से मैं आपको आगे की प्रोसेस समझाऊंगा। तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि एक धन विधेयक है यानी कि एक मनी बिल है और इस मनी बिल को लोकसभा में पेश किया जाना है। अब डेफिनेटली चूंकि मनी बिल है तो ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर ऐसा नहीं होगा कि भले ही ये निर्णय अकेले वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो भी इस निर्णय को अकेला वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लेगा। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री इस निर्णय से रिलेटेड, इस धन विधेयक से रिलेटेड एक ड्राफ्ट को तैयार करेगा। ओके, सो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री क्या करेगा, इस धन विधेयक से रिलेटेड, इस मनी बिल से रिलेटेड एक ड्राफ्ट को यानी कि एक मसौदे को तैयार करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स इस मसौदे पर यानी कि इस ड्राफ्ट पर कैबिनेट में डिबेट होगी, यानी कि कैबिनेट में क्या होगा, इस ड्राफ्ट से रिलेटेड डिबेट होगी यानी कि वाद विवाद होगा, और वाद विवाद के अलावा और क्या होगा, और कैबिनेट में इससे रिलेटेड डिस्कशन होगा। ओके, तो वित्त मंत्री क्या करेगा, सबसे पहले इस धन विधेयक से रिलेटेड एक ड्राफ्ट बनाएगा यानी कि एक मसौदा तैयार करेगा। मसौदा या ड्राफ्ट का मतलब होता है एक रफ स्केच तैयार करेगा, और फिर वो उस रफ स्केच को कैबिनेट के सामने पेश करेगा। अब कैबिनेट में क्या होगा, कैबिनेट में इस धन विधेयक के ऊपर डिबेट होगी, डिस्कशन होगा कि कौन कौन से ऐसे इस धन विधेयक के प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं जिसे रखना चाहिए और कौन कौन से प्रावधानों को हटा देना चाहिए। ओके, और फ्रेंड्स जब सारे के सारे कैबिनेट मंत्री इस धन विधेयक को सपोर्ट करेंगे यानी कि इस धन विधेयक का समर्थन करेंगे, तभी इस धन विधेयक को संसद के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स जब डिबेट हो रही है यानी कि वाद विवाद हो रहा है और डिस्कशन हो रहा है यानी कि चर्चा हो रही है, तब ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए कि कुछ मंत्री इससे सहमत नहीं हो, कुछ मंत्री इस धन विधेयक से, इस मनी बिल से सहमत नहीं हो। जैसे मान के चलिए
ए जो मंत्री है ए सहमत नहीं है और ए मंत्री है ए भी सहमत नहीं है, और बाकी के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी के सभी इस धन विधेयक से सहमत हैं। ओके, तो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो इस धन विधेयक से सहमत हैं, लेकिन दो ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो इस धन विधेयक से सहमत नहीं हैं। अब चूंकि वो इस धन विधेयक से सहमत नहीं है, तो क्यों सहमत नहीं है, तो वो या तो ये बोलेंगे कि ये जो फला फला प्रावधान है इनको हटा दिया जाए और हमारे अकॉर्डिंग इन प्रावधानों को जोड़ दिया जाए, और बिल्कुल ऐसा ही ओपिनियन ए वाला मंत्री भी रखेगा कि इन प्रावधानों को हटा दिया जाए, मैं इनसे सहमत नहीं हूं, और उसके अलावा इन नए प्रावधानों को जोड़ दिया जाए। ओके, तो फ्रेंड्स जब डिस्कशन हो रहा है, जब चर्चा हो रही है, तब ऐसा हो सकता है कि कुछ मंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री इस विधेयक से सहमत नहीं हों और कुछ मंत्री इस विधेयक से सहमत हों, लेकिन इस धन विधेयक को, इस मनी बिल को संसद के समक्ष यानी कि लोकसभा के समक्ष केवल तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब सारे के सारे मंत्री इससे सहमत हो जाएंगे। तो मान के चलिए फ्रेंड्स, वाद विवाद हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, यानी कि डिबेट हो रही है और चर्चा हो रही है, और सारी चर्चा होने के बाद, सारा वाद विवाद होने के बाद सभी मंत्री मिलकर एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो प्रावधान है वो इस धन विधेयक में रखे जाएंगे, ये जो प्रोविजंस हैं वो इस मनी बिल में रखे जाएंगे। और मान के चलिए सभी मंत्रियों ने आपसी सहमति से फाइनल बिल तैयार कर लिया, यानी कि उन्होंने विधेयक की फाइनल कॉपी तैयार कर ली। और फ्रेंड्स एक बार सारे डिस्कशन और डिबेट के बाद, सारे वाद विवाद और चर्चा के बाद, जब किसी भी बिल का या किसी भी निर्णय का, किसी भी नीति का जब फाइनल कॉपी तैयार हो जाएगी, तो अब सभी के सभी मंत्रियों को इसको सपोर्ट करना है। इनमें से कोई भी मंत्री इसका अपोज नहीं कर सकता। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन सभी के सभी मंत्रियों को इस विधेयक को समर्थन देना होगा, या इस निर्णय को समर्थन देना होगा, या इस नीति को समर्थन देना होगा। कोई भी कैबिनेट मंत्री इसके विरोध में नहीं जा सकता। तो इस पूरी की पूरी चर्चा का ये सार है कि जब किसी भी विधेयक पर या किसी भी निर्णय पर या किसी भी नीति पर कैबिनेट में जब डिस्कशन हो रहा है, यानी कि चर्चा हो रही है या वाद विवाद हो रहा है, तब ऐसा भले ही हो सकता है कि कुछ मंत्री उसके साथ असहमत हो और कुछ मंत्री उसके साथ सहमत हो, लेकिन जब सारी की सारी चर्चा खत्म हो जाएगी, सारा का सारा वाद विवाद खत्म होने के बाद जब फाइनल कॉपी तैयार की जाएगी, यानी कि जब अंतिम कॉपी तैयार की जाएगी, तो सभी के सभी मंत्रियों को उस पर राजी होना होगा, सभी के सभी मंत्रियों को उसको अपना समर्थन देना होगा। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं हो सकता जो उसे अपना समर्थन ना दे, और जब सारे के सारे मंत्री उसको अपना समर्थन दे देंगे तभी उस निर्णय को लागू किया जाएगा, या फिर यदि वो कोई विधेयक है तो तभी उस विधेयक को लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि इस उदाहरण में हमने मनी बिल यानी कि धन विधेयक का एग्जाम्पल लिया था। तो जब सारे कैबिनेट मंत्री इस बात पर राजी हो जाएंगे कि ठीक है, हम सभी इस धन विधेयक से सहमत हैं, तभी इस धन विधेयक को लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और फ्रेंड्स कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को पूरे के पूरे मंत्री परिषद का निर्णय माना जाएगा, यानी कि एक बार कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने एक निर्णय को ले लिया, यानी कि किसी भी निर्णय या किसी भी विधेयक पर एक बार कैबिनेट के सभी मंत्री राजी हो गए, यानी कि उस निर्णय को कैबिनेट ने ले लिया, तो अब यह माना जाएगा कि इस निर्णय को या इस विधेयक को किसने बनाया है, इस विधेयक को पूरा पूरा मंत्री परिषद ने बनाया है। ओके, तो कैबिनेट जो भी निर्णय लेगा, कैबिनेट जो भी नीति बनाएगा, या फिर कैबिनेट जो भी विधेयक तैयार करेगा, उस निर्णय, नीति या विधेयक को पूरे के पूरे मंत्री परिषद का विधेयक, नीति या निर्णय माना जाएगा। तो आसान भाषा में हम कहें तो यदि कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया है तो उसे पूरे के पूरे मंत्री परिषद का निर्णय माना जाएगा। उसे यह माना जाएगा कि ये जितने भी मंत्री हैं, ये सभी के सभी मंत्री उस निर्णय से सहमत हैं और वो निर्णय इन सभी के सभी मंत्रियों ने मिलकर लिया है। अब फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में एक धन विधेयक यानी कि मनी बिल का उदाहरण ले रहे थे कि कैबिनेट ने यानी कि मंत्री परिषद ने एक धन विधेयक बनाया है, और इस धन विधेयक को क्या किया, इस धन विधेयक पर सभी के सभी कैबिनेट मंत्री जो हैं अब वो राजी हो चुके हैं, और कैबिनेट का जो निर्णय है उसे मंत्री परिषद का निर्णय मान लिया जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स इस धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। ओके, तो अब इस धन विधेयक को कहां पेश किया जाएगा, अब इस धन विधेयक को पेश किया जाएगा लोकसभा में। और फ्रेंड्स यदि इस धन विधेयक को लोकसभा में पास नहीं किया गया, मान के चलिए कि यदि यह धन विधेयक, देखिए दो कंडीशंस हो सकती हैं जब इस धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि लोकसभा इस धन विधेयक को क्या करे, पास कर दे, और यदि लोकसभा इस धन विधेयक को पास कर देता है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसे राज्यसभा के पास भेज दिया जाएगा और फिर राज्यसभा से इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। ओके,
लेकिन फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि लोकसभा इस धन विधेयक को पास ना करे। ओके, तो यहां पर हमने धन विधेयक का एग्जांपल लिया है। धन विधेयक की जगह यहां पर सरकार की कोई बड़ी पॉलिसी भी हो सकती है, सरकार का कोई बड़ा निर्णय भी हो सकता है। तो यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने धन विधेयक यानी कि मनी बिल का एग्जांपल लिया है। तो मान के चलिए यदि इस धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा ने इस मनी बिल को यानी कि धन विधेयक को पास नहीं किया, और यदि लोकसभा ने इस धन विधेयक को पास नहीं किया तो अब फ्रेंड्स अब ये पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद की हार मानी जाएगी। यानी कि अब किसकी डिफीट मानी जाएगी? अब पूरे के पूरे मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की डिफीट मानी जाएगी। सो भले ही ये जो निर्णय है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है, भले ही ये निर्णय फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है, तो भी फ्रेंड्स यदि इस विधेयक को लोकसभा ने पास नहीं किया, इस विधेयक को लोकसभा में हरा दिया गया, तो अब ये अकेले वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर की हार नहीं मानी जाएगी, इसे पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि पूरे के पूरे मंत्री परिषद की हार मानी जाएगी। और उसके बाद पूरे के पूरे मंत्री परिषद को रिजाइन करना होगा यानी कि अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ओके, तो फ्रेंड्स भले ही ये जो विधेयक है, ये जो धन विधेयक है, ये अकेले फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है, तो भी यदि इस विधेयक को लोकसभा में पास नहीं किया गया तो अकेले फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री को नहीं हटाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अकेले फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री को दंड दिया जाए, अकेले इसको हटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि पूरे के पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरे के पूरे मंत्री परिषद को, पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निर्णय अकेले वित्त मंत्री ने नहीं लिया था, निर्णय पूरी की पूरी कैबिनेट ने लिया था, और कैबिनेट के निर्णय को पूरे के पूरे मंत्री परिषद का निर्णय माना जाता है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मंत्री परिषद की आत्मा है। तो यदि किसी विधेयक को यदि सरकार के किसी बड़े निर्णय को या किसी विधेयक को लोकसभा में हरा दिया जाए, लोकसभा में डिफीट कर दिया जाए, तो उसे पूरे के पूरे मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हार माना जाता है। जैसे कि यदि इस धन विधेयक को लोकसभा में पास ना किया जाए तो इसे केवल वित्त मंत्री की हार नहीं माना जाएगा, इसे पूरे के पूरे मंत्री परिषद की हार माना जाएगा, और उसके बाद पूरे के पूरे मंत्री परिषद को रिजाइन करना पड़ेगा यानी कि अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस पूरी कहानी से हम क्या सार निकाल सकते हैं? इस पूरी कहानी से हम ये सार निकाल सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी कि जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी कि जो मंत्री परिषद है, वो एक साथ यानी कि कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी कि मंत्री परिषद है, वो सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है यानी कि लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है। और लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होने से क्या मतलब है? लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होने से मतलब है कि लोकसभा के पास पूरे के पूरे मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दंड देने की शक्ति है। यदि लोकसभा को मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम पसंद नहीं आता है तो लोकसभा मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा भी सकती है। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि यदि लोकसभा ने धन विधेयक को पास नहीं किया तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनके पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक दायित्व से मतलब है कि ये सभी के सभी मंत्री जो हैं वो एक साथ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यदि ये सरकार बनाएंगे तो एक साथ बनाएंगे, यदि ये मंत्री पद पर रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, और यदि सरकार गिरेगी तो ये सभी एक साथ तो मतलब यदि सरकार गिरती है तो ये सभी एक साथ अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो ये सब एक टीम है। मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद एक टीम है। तो यदि ये लोग मंत्री पद पर रहते हैं, सरकार चलाते हैं, तो ये लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन जब सरकार गिरती है तो किसी एक को दंड नहीं दिया जाता है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद एक साथ इस्तीफा देती है। तो मंत्री परिषद पूरी एक बॉडी है, पूरी एक टीम है, और ये टीम एक साथ सरकार चलाती है, और जब इसको लोकसभा से दंड मिलता है तो एक साथ वो उस दंड को भोगती है। यानी कि जब लोकसभा इनको हटाती है तो सारे के सारे मंत्री एक साथ अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो इसे बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टुवर्ड्स लोकसभा, यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से एक साथ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और ये बात कहां दी हुई है? ये बात दी हुई है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है कि अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से एक साथ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी कि यदि लोकसभा में मंत्री परिषद के किसी बड़े निर्णय को, किसी बड़ी नीति को हरा दिया जाता है तो मंत्री परिषद को एक साथ उस दंड को भोगना पड़ता है। अकेला एक मंत्री उस दंड को नहीं भोगेगा जिससे संबंधित वो निर्णय है, बल्कि पूरी के पूरी मंत्री परिषद को वो दंड दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, उसके बाद ये सवाल उठता है कि जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी क्यों बनाया गया, कि क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, क्यों सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो आइए इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक रेक्टेंगल यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस बार मान के चलिए कि ये कैबिनेट है, ओके। क्योंकि सारे डिसीजंस कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं तो हम यहाँ पे केवल कैबिनेट के बारे में बात करेंगे, ओके। और जितने भी यहाँ पर ब्लैक डॉट्स हैं वो क्या हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, ओके। सो जितने भी ब्लैक डॉट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये कौन है, ये कैबिनेट मंत्री हैं। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए ये जो सबसे ऊपर वाला ब्लैक डॉट है जिसे मैंने रेड सर्कल में बंद किया है, ये है रेल मंत्री, ओके। ये कौन सा मंत्री है, ये रेल मंत्री है, यानी कि ये रेलवे मिनिस्टर है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए सरकार ने एक निर्णय लिया और सरकार ने क्या किया कि रेल के किराए को बढ़ा दिया, ओके। तो जो हम रेल में यात्रा करते हैं उसके किराए को बढ़ा दिया। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है फ्रेंड्स, ओके, ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सकें। तो सरकार ने क्या किया, रेल के किराए को बढ़ा दिया। अब डेफिनेटली जब रेल का किराया बढ़ाया जाएगा तो जनता पैनिक होगी, जनता परेशान होगी। क्यों? डेफिनेटली जितना किराया है, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो उसको भी नहीं दे सकते हैं, तो यदि किराया बढ़ा दिया जाए तो हमारे देश की जनता उसका बोझ कैसे सहेगी। तो अब जनता क्या करेगी, जनता डेफिनेटली सरकार का विरोध करेगी, सरकार के इस निर्णय का अपोज करेगी, यानी कि विरोध करेगी, ओके। अब जब जनता इस बात का अपोज करेगी तो मंत्री परिषद से सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपने किराया क्यों बढ़ाया, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मीडिया होती है, ओके, मीडिया कौन होती है, मीडिया मीडिएटर होती है, यानी कि मीडिया का काम है कि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाए, यानी कि सरकार क्या क्या कर रही है इस बात को जनता तक पहुंचाए। और जो जनता की बातें हैं, जो पब्लिक की बातें हैं, जो लोगों की बातें हैं, उनको सरकार तक पहुंचाए कि लोगों की ये मांग है, लोग आपसे ये कहना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मीडिया क्या करेगी, लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाएगी। तो अब सरकार डेफिनेटली लोगों को जवाब देगी। तो अब मान के चलिए ये जो मंत्री है ये तो रेल मिनिस्टर ही है, रेलवे मिनिस्टर है, तो ये कह रहा है कि नहीं, सरकार ने बिल्कुल सही किया है और ऐसा करना आवश्यक भी था, और उसके लिए वो 10 कारण गिना देंगे। मान के चलिए ये मंत्री भी ऐसे ही करता है कि सरकार ने बिल्कुल सही किया है और वो उसके लिए 10 कारण गिना देंगे। अब फ्रेंड्स, लेकिन मान के चलिए ये जो मंत्री है वो कहता है नहीं, सरकार ने बिल्कुल गलत किया है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मंत्री भी कहता है कि नहीं, सरकार ने बिल्कुल गलत किया है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हो क्या रहा है कि कुछ मंत्री इस निर्णय को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं, और कुछ मंत्री क्या कर रहे हैं, कुछ मंत्री इस निर्णय का खुद विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जनता जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी, जनता को समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, ओके। क्यों? क्योंकि सरकार कौन है, सरकार तो ये सब मंत्री है ना, सरकार कौन है, सरकार तो ये सब मंत्री हैं। तो जब सरकार ही कंफ्यूज है तो फिर जनता का क्या होगा। तो ऐसी अवस्था में जनता जो है, जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि वास्तव में हो क्या रहा है देश में। कुछ मंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने गलत किया है, कुछ मंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने सही किया है, ओके। तो जनता क्या है, जनता बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगी कि वास्तव में चल क्या रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, वास्तव में होता क्या है, वास्तव में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि मंत्री परिषद है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यानी कि लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि यदि लोकसभा में सरकार के किसी निर्णय को हरा दिया जाता है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को एक साथ रिजाइन करना होगा, एक साथ इस्तीफा देना होगा। और इस बात का मतलब यह है, ये जितने भी मंत्री हैं वो सभी के सभी एक साथ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी कि यदि मंत्री परिषद का कोई निर्णय लोकसभा में हरा दिया जाता है तो पूरे के पूरे मंत्रियों को एक साथ रिजाइन करना होगा, ओके। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग एक साथ मिल बैठकर अच्छे से डिस्कशन कर अच्छे से डिबेट कर एक निर्णय लेंगे, कोई भी एक डिसीजन लेंगे, और फिर
वो सभी के सभी लोग उस डिसीजन का सपोर्ट करेंगे, यानी कि उस डिसीजन का समर्थन करेंगे। तो अगर ये मंत्री कह रहा है कि सरकार का ये निर्णय सही है, तो ये भी मंत्री कहेगा सरकार का निर्णय सही है। और कैबिनेट के या फिर मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं वो सब इसी बात को कहेंगे कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार का वो निर्णय सही है। और वो सरकार के उस निर्णय के प्रति सरकार के उस निर्णय के लिए बहुत सारे कारण गिनाएंगे कि इन इन कारणों से निर्णय सही है। ओके, क्योंकि वास्तव में लोगों के लिए सरकार कौन है? लोगों के लिए सरकार मंत्री हैं। ओके, और जब ये मंत्रियों में ही आपस में सहमति नहीं होगी तो लोग तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए सभी मंत्रियों को एक मत होना चाहिए, एक राय होना चाहिए। उन सभी मंत्रियों को एक बात कहनी चाहिए जिसके कारण जनता में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और जनता के मन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहे कि मंत्रिपरिषद या सरकार क्या करना चाहती है, सरकार का क्या प्रोपेगेंडा है, सरकार की क्या आइडियोलॉजी है, सरकार करना क्या चाहती है। इस बात के बारे में लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियरिटी रहे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जितने भी मंत्री हैं वो सभी मंत्री केवल एक बात कहें, अलग अलग मंत्री अलग अलग बात ना कहें, सभी मंत्री एक बात कहें। और ऐसा कब होगा? ऐसा केवल तब संभव है जब सभी मंत्री एक साथ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हों, जब उन्हें इस बात का डर हो कि यदि कोई निर्णय गलत जाता है तो हम सभी के सभी को इसकी गलती को भोगना होगा। तो यह सबसे पहला कारण है कि क्यों पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद एक साथ सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब फ्रेंड्स, आइए हम इस बात का दूसरा कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है, कि क्यों पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए ये जो रेड सर्कल के अंदर मंत्री है ये है होम मिनिस्टर। ओके, तो ये कौन सा मिनिस्टर है? ये होम मिनिस्टर है, यानी कि गृह मंत्री है। अब मान के चलिए कोई निर्णय है जो कि गृह मंत्रालय से रिलेटेड है। अब फ्रेंड्स, हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन इमेजिन करते हैं कि मान के चलिए यदि ऐसा होता कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यदि नहीं होता, यानी कि यदि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उत्तरदायी नहीं होता, और यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता तो क्या होता कि यदि एक मंत्री ने गलती की है तो सिर्फ उस मंत्री को हटाया जाता और बाकी के मंत्रियों को नहीं हटाया जाता। अब मान के चलिए यदि ऐसी स्थिति होती तो क्या होता? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, होम मिनिस्टर या गृह मंत्री क्या करेंगे कि उस निर्णय से रिलेटेड एक ड्राफ्ट यानी कि एक मसौदा तैयार करेंगे और उस मसौदे को क्या करेंगे? कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद कैबिनेट में क्या होगा? वाद विवाद होगा, यानी कि डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, यानी कि चर्चा होगी उससे रिलेटेड। अब फ्रेंड्स, ये जितने भी मंत्री हैं इनको पता है कि यदि निर्णय गलत जाता है, यदि गलत पॉलिसी बनती है, यदि गलत विधेयक जाता है और यदि लोकसभा में उस विधेयक को हरा दिया गया तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा गृह मंत्री का होगा, होम मिनिस्टर का होगा। तब इनमें से कुछ मंत्री ऐसे भी हो सकते हैं कि मान के चलिए जो होम मिनिस्टर से जलते हों, जो गृह मंत्री से जलते हों, तो वो जानबूझकर क्या करेंगे कि गलत सलाह देंगे कि नहीं आप ऐसा कीजिए। वो ऐसी सलाह देंगे कि जानबूझकर ये जो निर्णय है वो गलत जाए और लोकसभा में इस निर्णय को पास नहीं किया जाए। ओके, तो कुछ मंत्री ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि हमें क्या करना है, इन्हें सोचने दो, तो वो कुछ सलाह ही नहीं देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसी स्थिति में नुकसान किसका होगा? ऐसी स्थिति में पूरे के पूरे भारत देश का नुकसान होगा, हमारे देश की जनता का नुकसान होगा, हमारे देश के लोगों का नुकसान होगा, पीपल का नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि कोई गलत निर्णय लिया जाता है, कोई गलत कानून बनाया जाता है, कोई गलत नीति बनाई जाती है, तो इससे वास्तव में आखिर में सफर कौन करेगा? किसको परेशानी होगी? देश के लोगों को परेशानी होगी। ओके, लेकिन आज का सिस्टम क्या है? प्रेजेंट सिस्टम यह है कि ये जितने भी मंत्री हैं ये सभी के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी कि यदि कोई विधेयक, यदि कोई निर्णय, यदि कोई नीति लोकसभा में हरा दी जाती है, उसे लोकसभा में पास नहीं किया जाता है, तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को रिजाइन करना होगा, यानी कि इस्तीफा देना होगा। तो अब इन सभी मंत्रियों को डर है कि यदि होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी मंत्रालय से रिलेटेड किसी निर्णय को, किसी नीति को लोकसभा में परास्त कर दिया गया तो हम सभी को अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। तो अब ये सब क्या करेंगे? तो पर्सनल लाइफ में इनके जो भी मैटर्स हों, ओके, पर्सनल जिंदगी में इनके जो भी मैटर्स हों या फिर ये जैसे भी हों, ये लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा इनपुट ये लोग डिसीजन मेकिंग में दे सकें। यानी कि ये लोग अच्छी से अच्छी सलाह गृह मंत्री को दे सकें जिससे कि जो निर्णय है वो बहुत अच्छा बन सके, ताकि उसको लोकसभा में परास्त होने के चांसेस खत्म हो जाएं। तो भले ही कोई मंत्री गृह मंत्री को अपना दुश्मन मानता हो
तो भी वो क्या करेगा, तो भी वो कोशिश ये करेगा कि मैं अच्छा सा अच्छा सलाह इनको दूं ताकि निर्णय बहुत अच्छा बने और इस निर्णय को या फिर इस विधेयक को लोकसभा में परास्त ना किया जाए, क्योंकि यदि निर्णय लोकसभा में परास्त होता है तो मुझे भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो ये दूसरा कारण है कि पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद क्यों लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि यदि एक मंत्रालय का निर्णय भी गलत जाता है तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो सभी मंत्री अच्छे से अच्छा इनपुट यानी कि अच्छे से अच्छी सलाह डिसीजन मेकिंग में, निर्णय में दे, ओके, ताकि और जब सारे के सारे मंत्री, जितने भी मंत्री हैं वो सभी के सभी मंत्री अपनी बेस्ट से बेस्ट, अच्छी से अच्छी सलाह गृह मंत्री को देंगे, ओके, तो इससे क्या होगा, इससे एक अच्छी पॉलिसी बनेगी, इससे एक अच्छा निर्णय उभर के सामने आएगा, इससे एक अच्छा कानून बनेगा। और जब अच्छा कानून बनेगा तो किसको फायदा होगा, देश की जनता को फायदा होगा, देश के लोगों को इसका फायदा होगा। तो ये दूसरा कारण है कि क्यों वास्तव में, ये दूसरा कारण है कि क्यों वास्तव में मंत्रिपरिषद को यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है सामूहिक रूप से। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको दो कारण बताए। सबसे पहला कारण क्या बताया कि क्यों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ताकि लोगों के मन में क्लियरिटी रहे, लोगों के मन में क्लैरिटी रहे कि सरकार की क्या मंशा है। ओके, लोगों के मन में कोई भी डाउट ना हो कि सरकार क्या सोचती है। ऐसा ना हो कि कुछ मंत्री कोई और बात कर रहे हैं, कुछ मंत्री कोई और बात कर रहे हैं, कुछ मंत्री सरकार के निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, कुछ मंत्री सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जनता जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि सरकार करना क्या चाहती है। क्यों? क्योंकि जनता के लिए सरकार कौन है, सरकार ये मंत्री हैं। ओके, और यदि मंत्रियों में ही आपसी सामंजस्य नहीं होगा, ओके, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में देश में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अब क्या सिस्टम है कि सारे के सारे मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि यदि कोई निर्णय लोकसभा में परास्त होता है तो सभी के सभी मंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। तो अब सभी मंत्री क्या करते हैं, सभी मंत्री एक बात बोलते हैं कि यदि सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उस निर्णय को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और यदि एक बार कोई निर्णय ले लिया गया तो अब वो सभी के सभी मंत्री उस निर्णय का समर्थन करेंगे कि सरकार ने जो किया है सही किया है और इन इन कारणों से सरकार ने ऐसा किया है। तो अब क्या होगा कि सभी के सभी मंत्री केवल एक बात बोलेंगे, अलग अलग बात नहीं बोलेंगे, ताकि लोगों को एक क्लियरली पता रहे कि सरकार करना क्या चाहती है, सरकार की क्या मंशा है। ओके, और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण यह है कि जब सभी के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे तो सबको ये डर होगा कि यदि कोई गलत निर्णय लिया गया है तो उससे हमें भी सजा मिल सकती है, भले ही वो हमारे मंत्रालय से संबंधित ना हो। तो वो किसी दूसरे मंत्रालय के निर्णय में भी अच्छे से अच्छी सलाह देंगे, अच्छे से अच्छे इनपुट्स देंगे, जिससे कि हर मंत्रालय का निर्णय जो है वो बहुत अच्छा होगा और जिससे हमारे देश की जनता को फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड था, तो आप लोग भी इसके बारे में विचार करें और यदि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से मेंस एग्जाम में लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे का डिस्कशन अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने नोट्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप लोग मेरी वेबसाइट www.prashantis.com पर जाएं या फिर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से भी नोट्स पर पहुंच सकते हैं और वहां जाकर आप लोग नोट्स को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आज का सेक्शन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल और मेंस ओरिएंटेड था। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग बार बार नोट्स को पढ़ें और उनके बारे में विचार भी करें। फ्रेंड्स, यदि आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें और इस चैनल के बारे में ऐसे सभी लोगों को बताएं जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।